प्रसन्न, आपने कभी किसी को देखा है जो चाणक्य को कोट करे और नेक्स्ट लाइन में आरबीआई डेटा दे दे? नीलेश सर ऐसे ही बोलते हैं, जो महाभारत से एक श्लोक निकाले और उसे करंट अकाउंट डेफिसिट से कनेक्ट कर दे। उनकी एक अलग ही खूबी है, वो एंशिएंट विजडम और मॉडर्न फाइनेंस को एक ही सेंटेंस में समझा देते हैं। लेट्स वेलकम ऑन द स्टेज विद अ थंडरस राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर नीलेश शाह। Nilesh Shah, Managing Director, Kotak Mahindra Asset Management Limited, a gold medalist chartered accountant who has led every fund house he has been part of, Kotak, ICICI Prudential and Franklin Templeton, to the best fund house of the year. He advises the Prime Minister's Economic Advisory Council. He also serves on the boards of UIDAI, AMFI and SEBI's COBOSAC committee. When India thinks about the future of its economy, this is one of the voices in that room. And tonight, that voice is in this room. Over to you, Nilesh, sir. Thank you, sir. Very good evening to all of you. ये मेरी आज के दिन की छठी इन्वेस्टर मीट है। गजेंद्र भाई, तूने अपने क्लाइंट को वाकई अच्छी तरह से ट्रेन किया है, वरना 23,000 निफ्टी के ऊपर इतनी तालियां नहीं पड़ती, थप्पड़ी पड़ती हैं। द गुड पार्ट है कि कंसर्न कोविड लेवल पे पहुंच गई है, बट इनफ्लो अभी भी आ रहा है। आप में से कितने लोग इंग्लिश मूवी देखते हैं? भाई, तेरे को इंग्लिश नहीं आता या इंग्लिश मूवी नहीं अच्छी लगती? चलो ठीक है, इंग्लिश के तो बहुत नाराज है लोग। जॉर्ज क्लूनी किसको अच्छा नहीं लगता, वो हाथ ऊपर करे। हाँ, तो सब ठीक है। उसकी एक मूवी आई थी परफेक्ट स्टॉर्म करके, किसी ने देखी है? बस यही परफेक्ट स्टॉर्म अपने उधर चल रहा है। क्यों परफेक्ट स्टॉर्म चल रहा है? मार्केट न बुल मार्केट है, न बेयर मार्केट है, कंगारू मार्केट है। जैसे अभी ने बताया, जंप कर रहा है, रुक जा भाई, ट्वीट बदल रहा है। ये परफेक्ट स्टॉर्म क्यों बन रहा है? बिकॉज डॉन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। वो सुबह क्या करता है, शाम को क्या करता है, उसे नहीं मालूम। एंड गजेंद्र भाई कहते हैं, नीलेश भाई आप ग्लोबल इकोनॉमी समझाना। तो अगले जन्म का तू वेर ले रहा है गजेंद्र भाई। वाई इज यूएस गोइंग इनटू वॉर? वेल, उन्होंने भी रोमन एम्पायर की हिस्ट्री पढ़ी होगी कि अगर एम्पायर कोलैप्स करना है तो ये सारी चीजें करनी जरूरी है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो चुका है। बहुतेक 20 मिलियन बैरल ऑयल गैस डेली निकलता था, अब मुश्किल से 2-3 मिलियन बैरल निकलता है। ऑल्टरनेटिव है, बट वो 6, 7, 8, 9, 10 मिलियन बैरल के लिए है। सऊदी ने एक पाइपलाइन बनाई थी आज से 45 साल पहले, फिर 45 साल वो सो गए। तो उसकी वजह से हम लोगों को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ऑयल ऑल्सो एक बेस मटेरियल है। प्लास्टिक, फर्टिलाइज़र, पेट्रोकेमिकल, अपनी जिंदगी के हर पहलू में उसका कोई ना कोई हिस्सा है। ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे, तो महंगाई भी बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो ब्याज के दरों काटना कम हो जाएगा। महंगाई बढ़ेगी तो जापान जैसा देश में भी महंगाई और ब्याज के दर बढ़ेंगे। जापान दुनिया भर का सेंट्रल बैंकर है, वो पैसा ज़्यादा बनाते हैं, खर्चा कम करते, फिर अमेरिकन को पैसा देते थे खर्चा करने के लिए।
अब उनके देश में ब्याज की दरें बढ़ने लगी है तो इसे येन कैरी ट्रेड रिवर्सल कहते हैं। दुनिया भर से पैसा निकल के जापान में जा रहा है। तो पहला स्ट्रॉन्ग ट्रम्प साहब ने खड़ा किया, दूसरा जापानीज सेवर्स इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, तीसरा प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में उथल पाथल हो रही है। हमारे वहाँ पे प्राइवेट क्रेडिट मार्केट नहीं के बराबर है तो उथल पाथल क्या होगी, बट दुनिया में वो बहुत बड़ी मार्केट है। तो जैसे सब प्राइम 2008 में हुआ, वैसे लोग कहते हैं कि प्राइवेट क्रेडिट उसी तरह 2026 में होगा। ये सारी चीज़ें कम नहीं थी तो क्रिप्टो मार्केट जोर से गिर गया, उसमें लोगों ने $2 ट्रिलियन खो दिए। म्यूचुअल फंड में नुकसान होता है तो हेडलाइन बनती है, क्रिप्टो में नुकसान होता है तो कोई रोता नहीं। ये सारी चीज़ें मिला के एक परफेक्ट स्टॉर्म खड़ा कर रही हैं। इसमें कोई और एडिशन हो सकती है? अमेरिका की इंपोर्ट जितनी पहले चाइना से थी उससे ज़्यादा आज ताइवान से है। अब अमेरिका ईरान में इजराइल के लिए घुस गया तो ताइवान में शायद अपने लिए तो घुसेगा ही। सो ये सारी चीज़ें मिला के दुनिया को गोल बना रही है। अब इंडिया की बातें करें तो अपना देश इतना बड़ा है कि इसके बारे में जो भी कहिए ऑपोजिट भी उतना ही सत्य है। जब लोग हमारी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ऑफिस में आते हैं तो कई बार बेरिश होते हैं, स्पेशली गोरे। उनको लगता है कि भारत में क्या हो रहा है, रोड पे जाओ तो पोटहोल्स ज़्यादा दिखते हैं, ट्रैफिक है, पोल्यूशन है। तो फिर उसको हम अपनी खिड़की खोल के जियो सेंटर दिखाते हैं। देख भाई, यहाँ पे दुनिया की सबसे महंगी शादी हुई थी और तेरे जो देश के HNI है, टॉप फैमिली है, वो मेरे साथ ही बारात में डांस कर रहे थे। अभी रिटर्न नहीं मिलने वाले तो तालियों से ही काम चला लेना। कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग हमसे ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं तो हम उसे टेरेस पे ले जाके धारा भी दिखा देते हैं। एक ही बिल्डिंग में बुलिश करते हैं, एक ही बिल्डिंग में बेरिश करते हैं। दिस इज इंडिया। इट इज नाइदर ब्लैक नॉर वाइट, इट इज नाइदर लीनियर नॉर कर्वी। इस वक्त हमारी इकोनॉमी चक्रव्यूह में है। हायर ऑयल प्राइसेस impacts first inflation, then current account deficit, then GDP growth, then corporate profit, then interest rate. एंड ये तो कलयुग का महाभारत है। तो पांडव भी जाके अभिमन्यु को मार देते हैं। आप सभी ने और मैंने गैस का सिलेंडर तो बुक कराया ही था। नॉर्मली दिन के 55 लाख सिलेंडर बुक होते हैं, अब 75 लाख होने लगे। आप और हम दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और गैस सिलेंडर ही बुक करना कम नहीं था तो जाके इंडक्शन स्टोव भी उठा लाए प्रीमियम देके। तो कौरव और पांडव दोनों मिलके अभिमन्यु को पीटेंगे तो फिर चक्रव्यूह में वो कैसे जीतेगा? जैसा अविनाश ने बताया, हमारी वल्नरेबिलिटी कम हुई है। थोड़ा प्राणायाम किया है, थोड़ी सेहत बनाई है, तो 20 साल पहले जितनी पिटाई होती थी वो अब नहीं हो रही। एक पॉलिटिकल पार्टी ने ट्वीट किया था, लोग गैस की लाइन लेके खड़े हैं, गैस की सिलेंडर की लाइन में खड़े हैं वैसा। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी डिलीट कर दिया बिकॉज पता चला वो 2011 के सिलेंडर वाली लाइन थी। तो कंपेयर टू पास्ट वी वोंट बी हिट वेरी हार्ड, बट पिटाई तो होगी। हमें क्या करना चाहिए?
वेल, एक चाणक्य करके राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने अर्थशास्त्र में कहा था कि राज्य चलाना है तो साम, दाम, दंड, भेद, ये चारों का उपयोग करना चाहिए। ईरान की नेवी शिप अपने पास रख दो, अपने आप हुर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगी। ट्रंप साहब को मस्का मार दो, रशियन ऑयल का एग्जेम्पशन भी आ जाएगा। वी हैव टू वर्क कीपिंग इंडिया फर्स्ट इन माइंड। आर पॉलिसीज, आर रेगुलेशन शुड बी फॉर आर इंटरेस्ट। हमारे यहाँ पे आज भी अतिथि देवो भव और वसुदेव कुटुंबकम में मानते हैं। गजेंद्र भाई, पहले अपना भला कर, फिर गांव की सोचना। साम, दाम, दंड, भेद, ये हमारी स्टेट पॉलिसी होनी चाहिए और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर हम भारतीयों का भला नहीं करेंगे तो गांव वाला थोड़ी आके करने वाला है। एक चीज जो चाइना से सीखनी चाहिए, कैसे वो लोग ग्रोथ के लिए काम करते हैं। एक जमाने में उन्होंने रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। कहावत है, रोम वॉजंट बिल्ड इन अ डे, बट चाइना प्रतिदिन पूरे रोम बनाने में जितनी सीमेंट लगी थी उतनी खर्चा कर रहा था। चाइना वॉज बिल्डिंग रोम एवरी डे। फिर पता चला कि हमने बहुत सारे फ्लैट बना लिए, प्रॉपर्टी बना ली, अब कोई रहने वाला नहीं है, घोस्ट टाउन बन गए, तो यू टर्न मार दिया और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे इन्वेस्ट करने लगे। ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स, सोलर सेल, जहाँ चांस मिला घुस गए। आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। अमेरिका अपने देश में जितनी गाड़ियाँ बेचता है उससे ज़्यादा गाड़ी चाइना, इलेक्ट्रिक व्हीकल चाइना में बेचता है। एक्सपोर्ट्स में उसने अमेरिका, जर्मनी, जापान, कोरिया सबको पीछे छोड़ दिया। ये चीज़ हमें चाइना से सीखनी चाहिए, कैसे एक चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ जाए, उसमें लीडरशिप हासिल करे। ऐसा हो सकता है? कितने लोग मानते हैं कि हम ये काम कर पाएंगे? मतलब कुछ लोगों ने शर्म के मारे हाथ ऊपर कर दिया। कन्विक्शन है ना, हौसला है तो हो जाएगा। हौसले से काम नहीं चलेगा, काम भी करना पड़ेगा। चाइना इज ऑलरेडी द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ऑन अ परचेजिंग पावर पैरिटी, एंड येट they are investing for future. They have added last year more power capacity than what India has added over last so many years. Today their capacity is almost 3 times that of American power capacity. उसके बाद भी चाइना लगा हुआ है। ये गाड़ी देख के आपको किसी चीज की याद आती है? एम्बेसडर। मैं जापान गया था सुजुकी म्यूजियम में, ये उनकी पहली गाड़ी है सुजुलाइट करके। व्हाट्सएप पे, गूगल पे कई बार पढ़ा था कि जापानीज लोग ने अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की नींव रखने के लिए भारत में आके भारतीय कंपनी से सीखा था। ये गाड़ी देख के पता चल गया है वो सच है। सुजुकी आज भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गया है। यहाँ पे आके उन्होंने मारुति 800 लॉन्च की और अब तो कितनी गाड़ियाँ बनाता है। यहाँ से जितनी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करता है उससे कम गाड़ियाँ वो 10 साल पहले भारत में बेचते थे, तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमने क्या किया? 1940 में जो ओल्ड मॉरिस से एम्बेसडर बनाई, 1980 तक वही बनाते रहे, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की।
We have performed well since independence, but well below our potential. And अब अगर विकसित भारत बनना है 2047 तक, तो मेहनत करनी पड़ेगी। पहला, हमारे एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना पड़ेगा। आप में से कितने लोगों ने अग्निकुल का नाम सुना है? फ्यू पीपल। ये एक मॉडल एंटरप्रेन्योर है। टैम ब्रैम थे तो इंजीनियरिंग करना पड़ा, इंजीनियरिंग करके मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ली, फिर बोर हो गए तो एमबीए करने अमेरिका चले गए, वहाँ पे फिक्स्ड इनकम फंड मैनेजमेंट की, फिर वहाँ से बोर हो गए तो 10 साल पहले भारत आ गए। 10 साल पहले भारत में आके सपना देखा कि हम एरोस्पेस में काम करेंगे। वो पूरा सेक्टर गवर्नमेंट के पास था और फिर भी हिम्मत करी एरोस्पेस में जाने की। आज 10 साल में उस मकाम पे पहुंचे हैं कि लो ऑर्बिट में रॉकेट के जरिए सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। कीमत तकरीबन $10,000 प्रति किलोग्राम है। स्पेसएक्स बड़े बड़े रॉकेट बनाता है, बहुत ऊपर जाता है, एक साथ बहुत सारे सैटेलाइट लेके जाता है, बट सेम ऑर्बिट में उनकी कीमत $20,000 है। और वो भी इसलिए बिकॉज जब उनका रॉकेट नीचे गिरता है फ्यूल टैंक और बूस्टर के साथ, उसे वो पकड़ लेते हैं, फिर रीयूज करते हैं। आने वाले 3 महीने में श्रीनाथ भी कोशिश करेगा अपने बूस्टर और फ्यूल टैंक को कैच करने की। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उसकी कीमत हो जाएगी $4,000 प्रति किलोग्राम। स्पेसएक्स की है $20,000 प्रति किलोग्राम। दुनिया भर के रॉकेट एक स्पेशल ईंधन लेके ऊपर जाते हैं। श्रीनाथ का रॉकेट एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो प्लेन उड़ाने में काम आता है, उस पे चलता है। दुनिया भर के रॉकेट एक इंजन के जरिए चलते हैं। उसे बनाने में बहुत समय लगता है। श्रीनाथ का इंजन 3D प्रिंटिंग से 3 दिन में प्रिंट होता है। अभी कुछ समय पहले उन्होंने एक साथ 3 इंजन फायर किए। मैंने उनसे पूछा कि 3 इंजन फायर करो, 1 इंजन फायर करो, उसमें कोई बड़ा अंतर है क्या? सो उन्होंने कहा कि आपको अगर शक्तिशाली रॉकेट बनाना है तो शक्तिशाली इंजन बनाना पड़ता है, बट हमने ऐसा रॉकेट बनाया है जिसे मॉड्यूलर बेसिस पे आप ज़्यादा इंजन लगा दो तो ज़्यादा ऊपर पहुंच जाएगा। उसके लिए ज़रूरी यह है कि सारे इंजन एक साथ फायर हो, 1 नैनो सेकंड का भी अंतर नहीं हो। आप सभी ने उबेर का उपयोग किया होगा। टैक्सी मिलती है, बाइक मिलती है, रिक्शा मिलती है। श्रीनाथ भाई रॉकेट भी दे देंगे, बिकॉज उन्हें 20 दिन लगते हैं रॉकेट लॉन्च करने में। ये प्रकार के जो एंटरप्रेन्योर हैं वो दुनिया से डरते नहीं और एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए ऐसे कारनामे करके दिखाते हैं। अगर हम इन्हें सपोर्ट कर पाए तो विकसित भारत तो बन के ही रहेगा। एंटरप्रेन्योर को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। पिछले तकरीबन 12 सालों में हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डबल कर दिया। रोड, पोर्ट, पावर, टेलीकॉम, एयरपोर्ट, मेट्रो, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट दुगनी कर दी।
इस साल का बजट कितने लोगों को अच्छा लगा? मुश्किल से 2 लोग। आप मक्खी हला रहे थे, बजट के लिए हाथ ऊपर किया था। बजट के लिए हम लोग माइनॉरिटी में हैं। आप में से कितने लोग ये चाहेंगे कि हमारी जिंदगी आराम से गुजरे और उसके लिए जो कर्जा लिया जाए वो हमारा बेटा या बेटी भरे? मैम, आप अपने बेटे को लेके आइए साथ में, राइट? तो आप चाहेंगे कि आप आराम से जिए और वो बेटा पूरा कर्जा भरे? नहीं। कोई तो माँ बाप ऐसा होगा कि यार मेरा बेटा भरे मेरे लिए। कोई भी नहीं है। ये पहला ऐसा बजट है जहां पे आप 11,70,000 करोड़ का कर्जा ले रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, नेट बेसिस पे, और 12,10,000 करोड़ की असेट्स छोड़ के जाएंगे। अब किसको ये बजट अच्छा नहीं लगा वो हाथ ऊपर करे। सबको बजट समझ में आ गया। इस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज गति से बनाना पड़ेगा। कफ परेड में रात को मेट्रो का काम हो रहा था, रईस लोग हैं, कोई यहां से कफ परेड से तो नहीं होगा ना? उन्होंने जाके कंप्लेंट कर दी, मेट्रो देरी हो गई। फिर कालबा देवी रोड के पास, गिरगांव के पास, पारसी अग्यारी के नीचे से मेट्रो जा रही थी, वो भी कोर्ट चले गए, कोई पारसी भी नहीं होगा, वापस मेट्रो डिले हो गई। वी कांट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ डिले। हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है वही काफी है, हमें उसे क्यों मदद करनी चाहिए? फाइनली आपको एंटरप्रेन्योर्स को पैसा देना पड़ेगा, कैपिटल देना पड़ेगा। इतिहास कहता है भारत सोने की चिड़िया था, वर्तमान में हम कस्तूरी मृग हैं। कस्तूरी मृग क्या है पता है सबको? जो सुगंध के लिए मारा मारा घूमता रहता है, हम वो है। हाथ में कटोरा लेके हम पूरी दुनिया में घूमते हैं, एफडीआई दे दो, एफडीआई दे दो, एफडीआई दे दो, और लोग देते भी हैं। लास्ट ईयर आया ग्रॉस बेसिस पे $80 बिलियन। पीएम से लेके एफएम से लेके हमारे जैसे फंड मैनेजर भी कटोरा लेके घूमे। फिर किया क्या उस पैसों का? तो जाके सोना चांदी जवेरात खरीद लिए। पिछले 25 सालों में ऑफिशियली नेट बेसिस पे भारत ने $510 बिलियन के सोने की आयात करी। चांदी अलग, हीरे मोती अलग। गोल्ड स्मगलिंग भी होती है, वो आपने देखा है। और एयरपोर्ट से निकलो और सिंगापुर या दुबई से फ्लाइट आई है तो आपको छोड़ के बाकी सारे उतारू बप्पी लहरी के कजिन ब्रदर सिस्टर लगते हैं। मतलब मैं एक बार दुबई से आ रहा था, अविनाश भाई, मेरे बाजू में जो लड़का बैठा था शायद उसका सोने का वजन उसके वजन से ज़्यादा था। वो सब ग्रीन चैनल से निकल जाते हैं। तो कुल मिला के क्या हमने $700 बिलियन सोने की आयात में लगा दिया होगा? क्वाइट लाइकली। That money is more than what foreign direct investment we have received. That money is more than foreign portfolio investment we have received. अगर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनना है तो कस्तूरी मृग की मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा। ये मेरे घर में मैं बोलूँ तो मेरी माँ और बीवी दोनों मारते हैं, तो ये होना तो मुश्किल है, बट क्या पता कहीं कहीं चमत्कार भी हो जाएंगे। आज के जियोपॉलिटिक्स से ज़्यादा जो बड़ा रिस्क है वो एआई का है। 4 करोड़ भारतीय आईटी रिलेटेड क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बीपीओ, केपीओ, जीसीसी, आईटी, रेमिटेंस। $350 बिलियन के आसपास सालाना वो एफएक्स रेवेन्यू अर्न करते हैं।
अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ये अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ टाइम है या रिस्क ऑफ लाइफ टाइम है? जिन्होंने इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक जैसे कंपनी के शेयर्स में आईपीओ के समय निवेश नहीं किया, उन्हें वापस एक मौका मिल सकता है, बिकॉज एआई में नया इन्फोसिस निकलेगा, नया टीसीएस बनेगा, नया एचसीएल टेक भी बनेगा। पर हो सकता है कि जो कंपनी डायनासोर की तरह हो, जिसकी पूंछ पे आग लगी है बट दिमाग में बत्ती नहीं जली, वो खत्म भी हो जाए। कैसे भारत इस एआई की अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सकता है? एक आईआईटी बीएचयू के एक स्टूडेंट ने ल्यूना करके वॉइस एआई बनाई। एलेक्सा, सीरी, ये सब मोनोटोनस वॉइस वाले हैं, ये इमोटिव वॉइस वाला है, फिटकारता भी है, बुचकारता भी है। इस प्रकार के ऐप हम बना पाए तो ऑब्वियसली लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, हमें पैसा देंगे, अपनी गाड़ी चलती रहेगी। दूसरा, हम खुद ही अपना एलएलएम लॉन्च करें, जो सर्वम ने पिछले महीने किया। ये बेस एलएलएम है, इसे हम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, फार ईस्ट एशियन, मिडिल ईस्ट, इन कंट्रीज़ को दे सकते हैं। ये दोनों के बीच में कहीं पे एआई डिटरमाइन करेगी ये हमारी अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ टाइम है या रिस्क ऑफ लाइफ टाइम है। फाइनली अभी किसी ने अविनाश को जब पूछा रेयर अर्थ के बारे में, भाई चाइना के ऊपर भरोसा, वो तो मगरमच्छ के साथ दोस्ती जैसा होगा। जब उन्होंने रेयर अर्थ के ऊपर पाबंदी लगा दी तो बेंगलोर में एक सिंपल एनर्जी करके कंपनी है जिन्होंने रेयर अर्थ फ्री ईवी मोटर बनाई। आज मैं 3 कंपनी को जानता हूं जो इस प्रकार की मोटर बना सकते हैं। ये इस वक्त सब लैब मॉडल या टेस्ट मॉडल हैं, कमर्शियली एडॉप्ट करने में समय लगेगा। और इसीलिए सरकार ने 2 फंड लॉन्च किए हैं, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फंड, दूसरा अनुसंधान। इन फंड से इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स को लेबोरेटरी से मार्केट तक का अगर हम रास्ता तय कर पाएंगे तो अपने आप इकोनॉमी अच्छा करेगी, अपने आप विकसित भारत बनता रहेगा। मार्केट की जैसे अभी ने बात करी, फेयर वैल्यू मार्केट है, ना बहुत सस्ता ना बहुत महंगा। ट्रंप साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट सस्ता हो जाए, बट आप लोग मिलकर एसआईपी देते हैं तो हम उन्हें सक्सेसफुल होने से रोक रहे हैं। अगर ये युद्ध कुछ समय का है और जल्दी ही खत्म होता है ऑपरेशन सिंदूर की तरह, तो हमें लगता है कि आने वाले 2 सालों में अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी रहेगी और इसीलिए मार्केट में से अच्छा रिटर्न आने की गुंजाइश भी है। एफपीआई आज तो बेच रहे हैं। इस साल पहले हमारी उम्मीद थी कि उनकी सेलिंग पिछले साल से कम रहेगी और अगर तकदीर ने चाहा तो एफपीआई खरीदी भी चालू कर देंगे। कौन सा ऐसा लक चाहिए? एक, अमेरिकन डॉलर गिर रहा है तो लोग वहाँ से पैसे निकालें। दूसरा, चाइनीज़ मार्केट हमें अंडर परफॉर्म करे, लोग अमेरिका से पैसा बाहर निकाले और चाइना में नहीं जाए तो भारत में आता रहेगा। फरवरी के महीने में वो सच भी हुआ, $3 बिलियन की बाइंग एफपीआई ने करी। मार्च में ट्रंप साहब ने सब कुछ उल्टा कर दिया। तो अब आप सुबह को जब भगवान को प्रार्थना करें तो जरूर कहना
इन्वेस्टर अमेरिका से पैसा निकाले और चाइनीज़ मार्केट अंडर परफॉर्म करे, आपका और मेरा दोनों का पोर्टफोलियो अच्छा करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आप मॉडरेट कर देना। पिछले 6 सालों का रिटर्न तकरीबन 15% के आसपास था। मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने 18-22% रिटर्न दिया। लोग इस प्रकार के रिटर्न की उम्मीद से निवेश करेंगे तो वो 1 साल में मिलने की गुंजाइश बहुत कम है, शायद 2 साल में मिल जाए। इससे पहले के 15 साल को देखें तो मोटा मोटा रिटर्न 11% था लार्ज और मिड कैप में, और ओवरऑल 21 सालों का रिटर्न बनता है 12%। लार्ज मिड स्मॉल तीनों में मोटा मोटा सिमिलर है। ये समय निवेश करने का जरूर है, बट असेट एलोकेशन को ध्यान में रख के। एक कोविड का किस्सा कहना चाहूँगा जो शायद इस समय में काम आएगा। मेरे एक मित्र ने कोविड के समय में फ़ोन किया कि नीलेश भाई, मैं मेरे डॉक्टर से कंसल्टेशन ले रहा था, आप ज़रा उनसे बात करिए। डॉक्टर साहब ने कहा रोज़ मार्केट गिर रहा है, नींद नहीं आती। मैंने आपके दोस्त को बोला मेरा सारा पोर्टफोलियो बेच के एफडी कर दें, बट वो मानता नहीं है और आपसे बात करवा रहा है। अब कोविड के समय में आप उनसे क्या कहो। खुद को डर लग रहा था, मार्केट रोज गिर रहा था। तो ऐसे समय में जो उपयुक्त आंसर है कि डॉक्टर साहब 3 महीना कुछ मत करिए, कोई न कोई कोविड की दवाई निकल आएगी, उसके बाद देखते हैं। डॉक्टर साहब को भरोसा नहीं आया, उन्होंने धीरे धीरे करके माल बिकवा दिया, एफडी कर दी। कुछ महीनों बाद उनका फ़ोन आया, नीलेश भाई ये मार्केट तो भाग गया, जितना रिटर्न 3 साल के एफडी में मिलने वाला था वो तो 3 महीने में मार्केट ने दे दिया, अब क्या करूं। तो दिल से तो बात निकलने वाली थी कि डॉक्टर साहब आपको पैसा थोड़ी बनाना था, चैन की नींद सोनी तो आराम से सो जाइए, बट वो उतना अच्छा नहीं रहता आंसर। डॉक्टर साहब की रिस्क एपेटाइट कम थी, उन्होंने विनायक या गजेंद्र जैसे एडवाइज़र भी नहीं रखे। जो पेशेंट आते थे वो कहते थे वो ले लिया। अब कोई पेशेंट इतना तो गधा नहीं है कि अपने डॉक्टर का नुकसान करे। सबकी इच्छा थी कि सबसे ज़्यादा पैसा बनाए। हाई रिस्क हाई रिटर्न साथ में आता है, और रिस्क पहले आ गया, डॉक्टर साहब का रिटर्न उड़ गया। जो नॉशनल लॉस था, किताबी लॉस था, वो उन्होंने रियल कन्वर्ट कर दिया। फाइनली उसे एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर दे दिया तो गाड़ी चल रही है। मैं कभी इस महिला से नहीं मिला, बट एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से उनके बारे में सुना था। तकरीबन 75 साल की उम्र थी कोविड के समय में। रिटायर्ड स्कूल टीचर थी तो कुछ पेंशन आता था। उनके पति का देहांत हो गया था तो इनहेरिटेंस में कुछ पैसा मिला था। खुद की पीएफ ग्रेच्युटी का कुछ पैसा था। तो उन्होंने डेट, हाइब्रिड, एफडी इस प्रकार निवेश किया था। कोविड के समय में उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कहा बेटा ये सारा पैसा इक्विटी में ट्रांसफ़र कर दे। डिस्ट्रीब्यूटर भी डर गया कि माँ जी इतना जोखिम लेंगे। तो महिला ने कहा बेटा इस वक्त जोखिम नहीं लूँगी, कब लूँगी, जान का भरोसा नहीं है, ले ले। तो उन्होंने धीरे धीरे करके पैसे शिफ्ट कर दिए। 75 साल की उम्र में उन्होंने जितने पैसे बनाए उससे कहीं ज़्यादा पैसे उन्होंने उसके बाद बनाए। मौका देख के उन्होंने चौंका मारा। अब ऐसी बातें करते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि नीलेश भाई 75 साल पे पैसों के पीछे थोड़ा कोई भागता है।
रिश्तेदारी होती है, ग्रैंड किड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। तो ये महिला के पास 75 साल की उम्र में जितने रिश्तेदार थे आज उससे कहीं ज़्यादा हो गए हैं। तो रिश्तेदारी के लिए ही सही, मैं जैसे अपने गजेंद्र भाई, विनायक भाई कहे वैसे निवेश करते रहना। आज नहीं तो कल हम विकसित भारत बना देंगे और तब लोगों ने जो निवेश किया वही काम आएगा। धन्यवाद। Any questions? We can take one or two questions. Can we have mic on the floor, please? So, sir, recently Indian markets have slightly decoupled from US and other global indexes. Do you see a possibility of absolute returns being made in India if, the AI bubble bursts in US and private credit issues, put US in a bear market? Can India still make absolute returns if that happens? भाई तू अकबर बिरबल को जानता है? तो एक कहानी थी, अकबर राजा ने कहा इस लाइन को छुए बगैर छोटी करके दिखाओ। बिरबल ने नीचे लाइन बड़ी कर दी, ऊपर वाली लाइन छोटी हो गई। तो अमेरिकन मार्केट गिरे तो अपने लिए तो लाइन बड़ी है, वैसे ही हो जाएगी। बट हम इंडियन हैं, वसुधैव कुटुंबकम में मानने वाले, तो हमें सबके लिए भला सोचना चाहिए। अमेरिका भी बढ़े, अमेरिकन का भी भला हो, हमारा थोड़ा ज़्यादा हो, शायद भगवान इसे सुन लेंगे। हेलो सर, एक तो जापान पे भी कोरिया ने अटैक किया है, तो क्या आपको ये लड़ाई और बढ़ती हुई दिखती है? और दूसरी बात, डॉलर की बात जो हो रही है, तो डॉलर तो मेरी समझ से और ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज अब जो हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ में हमारे जो वर्कर्स थे वो काफ़ी लौट रहे हैं वापस। आपको क्या लगता है? अगर हम $5 ट्रिलियन सोना जो तिजोरी में छुपा पड़ा है उसको बाहर लेके आए तो आपका व्यू वैसा ही रहेगा? नहीं, ऑब्वियसली बदल जाएगा। सो भगवान ने भारत को सब प्रॉब्लम्स दिए हैं, सॉल्यूशन भी दिया है। अब हम सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे तो रुपया यहाँ से भी अप्रिशिएट हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि एट $700 बिलियन रिजर्व, $5 ट्रिलियन ऑफ गोल्ड, वी नीड टू वरी अबाउट आवर करेंसी। रीजनेबल है, बेचारे की तकदीर में लिखा है कि हर साल 2-4% गिरना है, बिकॉज हमारी महंगाई गांव से थोड़ी ज़्यादा है और प्रोडक्टिविटी कम है। कोविड के समय में चाइना ने 7 दिन में वुहान में हॉस्पिटल बना दी। मैं अंधेरी में रहता हूँ, हमारे यहाँ पे गोखले ब्रिज गिर गया, 5 साल लगे खड़ा करने में, और जब खड़ा किया तो 2 ब्रिज का मिलन नहीं करवाया। वो हिंदी फिल्म का कोई गाना गा सकते हो, तू वहाँ मैं यहाँ, बीच में खाई, तो फिर कैसे रुपया अप्रिशिएट होगा? Okay, Hello. the last question. हेलो, गुड इवनिंग सर। एक क्वेश्चन पूछना था सर कि एज एन कॉन्ट्रेरियन थिंकर, इज एन IT अ नेक्स्ट सेक्टर टू बी इन्वेस्टेड इन? थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा, बट विश्वास नहीं आता इन्वेस्ट करे या नहीं करे। मेरी खुद की कंपनी में कुछ फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ कंपनी भाग रहे हैं। ना आप ये कह सकते हैं नीलेश भाई आपका एक आध फंड तो अच्छा ही करेगा, खाली कौन सा अच्छा करेगा आपको मालूम नहीं, बट उस सोच से हम निवेश नहीं कर रहे। हम अपने फंड मैनेजर को सपोर्ट कर रहे हैं।
जो निवेश कर रहा है उसके पास भी आर्ग्यूमेंट है, और जो नहीं निवेश कर रहा उसके पास भी आर्ग्यूमेंट है। आईटी कंपनी से मिले तो नंदन नीलकनी से मिले थे, तो उन्होंने कहा देखो नीलेश भाई, टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर आए तो टाइपिस्ट के जॉब गए, जॉब्स नहीं खत्म हुए, इनफैक्ट जॉब्स तो बहुत ज़्यादा हो गए, प्रोग्रामर के, कंप्यूटर चलाने वाले के, कंप्यूटर यूज़ करके इफ़िशिएंसी का उपयोग करने वाले। तो एआई आएगी तो टाइपिस्ट के जॉब जाएंगे इक्विवेलेंट, बट बाकी जॉब्स बढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। फिर किसी बच्चे के पास जाते हैं, बोलते हैं अंकल कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, एआई आके प्रोग्रामिंग खुद ही कर देगी, आपकी ज़रूरत ही नहीं है। तो वापस हम आईटी कंपनी के पास जाते हैं कि भाई ये तो बोलते हैं प्रोग्रामिंग अपने आप होगा। बोलता है नीलेश भाई, प्रोग्राम राइटिंग तो 20% जॉब है, क्लाइंट से मिलो, उनके प्रॉब्लम समझो, वर्क फ्लो बनाओ, कोडिंग करो, इम्प्लीमेंट करो, सिक्योरिटी लगाओ, डीबग करो, मेंटेन करो, अपग्रेड करो। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वापस बच्चों के पास जाते हैं कि भाई हमारे तो बुज़ुर्ग लोग ये कह रहे हैं, तो अब तो ज़रूरत ही नहीं है, प्लगइन्स आ गए हैं, नीलेश भाई आपको रिप्लेस कर देगा क्लाउड एआई, गजेंद्र को रिप्लेस कर देगा क्लाउड एआई, तो ज़रूरत ही कहाँ है आप लोगों की। तो आईटी कंपनी के पास जाते हैं, भाई ये तो बोल रहा है तेरा जॉब नहीं मेरा जॉब भी उठ जाएगा। तो बोलता है नीलेश भाई आपको एक व्हाट्सएप आया होगा कि क्लाउड एआई में आप पोर्टफोलियो डालो और उससे बोलो कि वॉरेन बफेट जैसा बना, पीटर लिंच जैसा बना, वो है तो आप ट्राई करके देखिए। तो हमने क्लाउड एआई में वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो ट्राई किया, रिजल्ट आ गया है 2 मिनट में। तो पहले तो सुन हो गए कि वॉरेन बफेट मिलेगा तो नीलेश शाह को कौन रखेगा। फिर देखा पोर्टफोलियो तो बर्कशायर हाथवे का जो एनुअल रिपोर्ट था उसके स्टेटमेंट के बराबर था। अब उसके लिए एआई की ज़रूरत नहीं है, प्रिंटेड कॉपी भी चलेगी। आज की तारीख में कहना मुश्किल है इंडियन आईटी कंपनीज एआई के बदौलत ऊपर जाएगी या डूब जाएगी। अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगर एक आईआईटी बीएचयू का लड़का ल्यूना खड़ा कर सकता है तो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो तो पता नहीं क्या क्या खड़ा कर पाएंगे। अगर एक प्रत्युष सर्वम खड़ा कर सकता है तो इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस तो और भी चीज़ें कर पाएंगे। और एंटरप्राइज एआई की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने। एआई के लिए डेटा चाहिए। आपके घर में भी डेटा बिखरा पड़ा है, वाइफ के पास कितना सोना है आपको कहाँ मालूम, वो डेटा तो छुपा ही है। सोचिए कंपनी में कितनी वाइफ होती है और कितना डेटा छुपा होगा। उस डेटा को अरेंज करना, उसके ऊपर एलएलएम बिठाना, उसमें से रिपोर्ट निकालना, प्यून का रिपोर्ट प्यून के पास, एमडी का रिपोर्ट एमडी के पास, वो रिपोर्ट आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं पहुंचे उसके लिए सुरक्षितता बनाना, फिर उसे अपग्रेड करते रहना। तो एंटरप्राइज एआई इटसेल्फ कैन बिकम एज बिग एज आईटी सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें जब मिला जुला के देखते हैं तो मोटा मोटा ये व्यू बनता है आज की तारीख में कि देयर विल बी विनर्स एंड देयर विल बी लूजर्स। Companies which leverage AI to deliver cheaper, better, faster solution, they will do well. And companies which fail to leverage AI, use तो सब करने वाले हैं, but तेंदुलकर के हाथ में बैठो और मेरे हाथ में बैठो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो जो तेंदुलकर की तरह बैट चलाएगा वो पैसा बनाएगा, बाकी बैट लेके घूमने वालों का पैसा नहीं बनेगा। So we'll have to find winners and avoid losers in the IT sector. Should you invest now? Tough call. रुमाल डाल देना और फिर जब बस चले तब चढ़ जाना, उससे पहले मत चढ़ना, नहीं तो रुमाल और आप बस में ही बैठे रहेंगे।
Thank you, Nilesh sir, for the humorous and the nice conviction on the Indian markets. May I request Nikhil Kothari sir and Kamal Podar sir to felicitate him. Thank you, sir.